हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो सारी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है और जिनमें ज़्यादातर गलती होने के चांसेज हमसे बनते हैं। आज के बाद आपकी वो सारी की सारी जो मिस्टेक होने के चांसेज बनते हैं ख़त्म हो जाएंगी। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। जैसे लेट करो किसी को रीवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बनाना आ रहा हो, तो आज आपको रीवैल्यूएशन भी बनाना आ जाएगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, देखो बेसिक एडजस्टमेंट तो बड़े आराम से आप कर लोगे कि असेट्स इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट में लिख दोगे, असेट्स डिक्रीज हो गई तो डेबिट में लिख दोगे, क्योंकि इनसे एक से लॉस है, एक से प्रॉफिट है। अभी मैं आपको पहले समझाता हूं रीवैल्यूएशन कैसे है, उसकी नेचर क्या है, उसका दूसरा अकाउंट का नाम क्या है। देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और कभी आपसे इसकी नेचर पूछ ले 1 मार्कर में तो यू विल से नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट साइड ये रही, क्रेडिट साइड ये हुई। जिस भी वजह से आपको लॉस हो गया तो वो डेबिट में लिख दोगे, जिस भी वजह से आपको गेन हो गया वो क्रेडिट में लिख दोगे। क्लियर है? ये चीज यहां तक तो पॉइंट क्लियर हुआ। अब किस किस से लॉस हो सकता है? देखो हमारी असेट्स या तो डिक्रीज होगी रिवैल्यूएशन करते टाइम, जब हम उसका दोबारा वैल्यूएशन करते हैं तो या तो उसकी वैल्यू कम हो गई होगी या ज्यादा हो गई होगी, या तो वो इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये कौन सी साइड है, इसको दोबारा आप लिख भी लो। ये हमारी कौन सी साइड है? एक तरीके से लॉस वाली साइड है। लिख लो इसको आप, हिंदी में बड़े आराम से समझ आ जाएगा, लॉस वाली साइड। और ये कौन सी साइड है? आपकी प्रॉफिट वाली साइड है, ध्यान रख लो, गेन वाली साइड है, गेन वाली साइड। ऐसे भी याद रख लो, तब भी कोई गलती नहीं होगी। आज के बाद आपका कभी गलती नहीं होगा। क्लियर है? आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। क्रेडिट साइड जिस भी वजह से प्रॉफिट हो या गेन हो तो क्रेडिट में लिखते हैं, जिस भी वजह से आपके लॉसेज हो रहे हैं वो डेबिट में लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले असेट्स की बात करते हैं। असेट्स डिक्रीज है तो फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि उसके असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, तो डेबिट साइड आ जाएगा। असेट्स इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। अभी इसकी एडजस्टमेंट करा रहा हूं, पहले आपको रीवैल्यूएशन की कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, क्योंकि तब आपको बड़े आराम से समझ आएगा। लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। क्रेडिटर को पहले पैसे कम देने थे, लेकिन रीवैल्यूएशन हुआ तो ज्यादा देने थे, क्योंकि हमने डिले कर दिया होगा, उस पर इंटरेस्ट लग गया होगा। तो लायबिलिटी जब भी आपकी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए लॉस है, डेबिट साइड। लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, कम पे करने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट हो गया। ऐसी हमारी दो तरीके की है। अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो लॉस हो गया, डेबिट में। अनरिकॉर्डेड असेट से तो क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद कई बार कोई एक्सपेंस हो सकते हैं, पार्टनर पे कर देगा तो पार्टनर का नेम आ जाएगा। पार्टनर यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल लिख दो, फिक्स्ड कैपिटल है तो उसके करंट अकाउंट लिख दो, जो भी पार्टनर ने पे किया। फर्म ने पे कर दिया तो बैंक अकाउंट लिख दो। क्लियर है? अब उसके बाद इसका टोटल करो। भाई उधर की साइड ज्यादा आ गई, गेन वाली, और लॉस वाली कम, तो प्रॉफिट निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर करके उसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो लिख देना कैपिटल अकाउंट। अच्छी तरह से देखना, कई बार यहां पर भी हम गलती करते हैं, हम देखते ही नहीं कि ऊपर क्या लिखा था। फिक्स्ड कैपिटल लिखा है तो हमें कैपिटल नहीं लिखना, करंट अकाउंट लिखना है। लॉस हो जाए तो क्रेडिट साइड लिख दो। भाई फिक्स्ड कैपिटल हो गई तो करंट लिखोगे, फ्लक्चुएटिंग हो गई तो कैपिटल वर्ड लिखोगे। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब इसकी एक एक एडजस्टमेंट को आपको सिखाता हूं। देखो अब देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट आ रही है, बड़े ध्यान से देखो। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। हमारा फर्नीचर हुआ 10,000 से इंक्रीज हुआ। चेक करो कि हमारा यानी कि फर्नीचर बढ़ गया, असेट्स इंक्रीज हुई है। अभी बताया था असेट्स इंक्रीज होगी तो किधर लिख देंगे? क्रेडिट साइड। तो किधर लिख दोगे? फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहां लिख दो, ये रहा। फर्स्ट के अंदर आप क्या लिख दोगे? ये रहा फर्नीचर। मैं यही आपको करके दिखाता चलता हूं आपको। क्लियर है? ये रहा फर्नीचर, क्रेडिट साइड लिखोगे कितने अमाउंट से? 10,000 से। ध्यान रख लो, मैं आपको प्लेसमेंट दिखा रहा हूं कि किधर आएंगे। बस ये हमें इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना, हमें एडजस्टमेंट सीखनी है कि कौन सी एडजस्टमेंट डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट। अब इसी की सेकंड देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, जहां पर हम गलती करते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू। अच्छी तरह से देख लो, ऊपर वाली एडजस्टमेंट में लिखा था इंक्रीज्ड बाई, इसमें लिखा है इंक्रीज टू 40,000। वो बढ़कर 40,000 हो गई। ऊपर वाले में लिखा था बाई, बाई का मतलब है पूरी वैल्यू से, यानी कि 10,000 से बढ़ गई। और जब कभी लिखा जाए इंक्रीज टू तो इसका मीनिंग है कि आपका जो फर्नीचर है वो बढ़कर 40,000 हो गया। अब चेक करो बुक में कितना दिखा रखा था, बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? वो 20,000 थी, तो 20 से अप्रिशिएट हुआ। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? ये रहा। यहां लिखो फर्नीचर लिखोगे, वो भी क्रेडिट में ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको बताया ये कौन सी साइड है आपकी? गेन वाली। ये कौन सी साइड है? लॉस वाली। फर्नीचर कितने से बढ़ गया? 20। ध्यान रख लो। और यही चीज आपको जो 40 इंक्रीज टू लिखी थी, इसको यदि हम ऊपर लिख दे 40,000 से इंक्रीज्ड बाई 40,000, तो तब आपको 10 की जगह 40 लिखने थे समझाने के लिए।
भाई दोनों में हम 40-40 लेने हैं तो और कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। ऊपर यदि लिखा जाए फर्स्ट वाले पॉइंट में कि इंक्रीज्ड बाई 40 तो पूरे 40 से बड़ा है, लेकिन लिखा जाए इंक्रीज टू 40 तो मीनिंग है 40 तक हो गया बढ़कर। अब आप उसकी ओल्ड वैल्यू चेक करो कितनी है तो डिफरेंस आएगा। ऐसे समझ लो बाई लिखा होगा तो जितनी वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट आ जाएगी, और कभी भी इंक्रीज टू लिखा होगा तो हमेशा डिफरेंस वैल्यू आएगी जितना दे रखा है इंक्रीज टू और जो बुक में आपको बैलेंस शीट में दिखा रखा है सेट साइड। क्लियर हो गया। अब थर्ड पे आओ। थर्ड पे लिखा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% बढ़कर। देखो यहां पर क्या है लिखा है ब्रॉट अप टू, बाई नहीं लिखा, ब्रॉट अप बाई नहीं लिखा, ब्रॉट अप टू 120% हो गया वो, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50,000। अब इसका निकाल लो कितना आएगा, यानी कि बड़ा है ना आपका 20% से बड़ा है तो यहां लिख दो थर्ड पॉइंट। ये चीज क्लियर हुई कैसे आया, ये भी फर्नीचर ही है आपका। बहुत ध्यान से देखते जाओ, सबके बड़े ध्यान से देखना कैसे आ रहे हैं, कितने से बड़ा है 10,000। कैसे पता चला 10,000, अभी दिखाता हूं। देखो आपका फर्नीचर कितने का दिखा रखा है, बुक वैल्यू दिखा रखी है 50,000, यहां करके दिखाता हूं 50,000 ये रहा। ये थर्ड का पॉइंट है आपको, वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई 120% हो गई। तो हम जैसे वो बोले 90% हो गई, तो आप क्या करते हो 90/100 करते हो, 70% करते हो तो क्या लिखोगे 70/100। तो डरने की जरूरत नहीं, जितना कह रहा है कि कितना हो गया 120% कर लो 120%। 120 का मतलब आज वो कितने का हो गया 60 का, बुक में कितना दिखा रखा है 50, तो बढ़ गया ना, तो वो दिखा दिया हमने। क्लियर है। यही लिखा जाए कभी 150% हो गया तो 150 लिख दो ऊपर। क्लियर हो गया। अब अगला देखो फोर्थ पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से देखते चलो। जो ये वाले फोर्थ और फिफ्थ दो पॉइंट जो हैं पूरे चांसेज है 101% की आएगा ही आएगा इनमें से। देखो लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, और मोस्टली हम गलती करेंगे इसमें। अब जरा अच्छी तरह चेक करो, अंडर वैल्यूड का मतलब वो कम नहीं हो गया, हमने उसकी वैल्यू बुक में कम दिखा रखी है। कितनी दिखा रखी है, कह रहा है 10% से अंडर वैल्यूड। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को अंडर एस्टिमेट कर रखा है, अंडर का मतलब है तो वो ज़्यादा लेकिन आपने उसको अंडर एस्टिमेट कर रखा है। कितना कर रखा है, यानी कि आपने अपनी बुक में उसको 90% दिखा रखा है, 10% से आपने उसको अंडर वैल्यूड कर रखा है। कितना दिखा रखा है 18,000। हमेशा इसमें गलती होगी, यानी कि अंडर वैल्यूड का मतलब है कि आपकी वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ ये भी समझ आ गया। ऐसे समझ लो अंडर एस्टिमेट, जैसे अंडर वैल्यूड लिखा जाए तो उसका मीनिंग दिमाग में लगा लो अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब, इसका मतलब वो है तो ज़्यादा, जैसे हम अपने किसी दोस्त के बारे में बोलते हैं यार तू उसको अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है तो वो ज़्यादा लेकिन आपने उसको क्या कर रखा है कम दिखा रखा है। तो स्टॉक तो बड़ा है आपका। पहले तो लिखो यहाँ पर स्टॉक, आपको बताता हूँ देखो कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि वो बड़ा है। अब आपका कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। कितना बड़ा, हम क्या करेंगे डायरेक्ट 18,000 का 10% कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। अरे 18,000 तो हमने 90% ले रखा है, वो 10% से क्या कर रखा है उसको कम दिखा रखा है। तो अल्टीमेट आप कैसे निकाल लोगे, जो वैल्यू दे रखी है, ये आपको ये वाला कर रहा हूँ फोर्थ पॉइंट। जितनी वैल्यू दे रखी है आपको 100% चाहिए ना उसकी वैल्यू, 100 को क्या करोगे न्यूमिनेटर रखो, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे जितना आपने दिखा रखा है। आपने कम दिखा रखा है ना, तो 90% दिखा रखा है, ये लो 90 कर दिया। कितना आ जाएगा, था तो वो 20 लेकिन आपने कितना दिखा रखा था उसको 18,000, तो ये 2,000 आएगा। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करेगा 1800 लिख देगा जो गलत हो जाएगा। इसको हम x भी मान सकते हैं, उसकी रियल वैल्यू को x मान लो, ये लो उसकी रियल वैल्यू आपने x मान ली। अब ये चेक करो क्या आपने उसकी वैल्यू को ज़्यादा दिखा रखा है कम दिखा रखा है ना, तो x में से माइनस कर दो, 10% ऑफ x करो, कितना हो गया ये 18,000। अब आप x की वैल्यू निकाल लाओगे तो वो 20,000 आ जाएगी। दोनों में से करके देख लो किसी भी तरीके से। 20,000 क्लियर हो गया, तो x मान के कर लो या डायरेक्ट ऐसे कर लो, दोनों ठीक है। दोनों में से किसी से भी समझ आ जाएगा आपको। भाई 18,000 लिखा, जितनी इसकी वैल्यू है डिनोमिनेटर में लिख दो, वो 100 ज़्यादा दिखा रखी है तो 110 कर देना, और यदि वो अंडर एस्टिमेट कर रखी है, अंडर वैल्यूड कर रखी है तो 90 कर दो। अब फिफ्थ पॉइंट से और क्लियर होगा आपको। लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। अब आपने स्टॉक को ज़्यादा दिखा दिया। ज़्यादा दिखाने का मतलब क्या हो 22 का है, तो 10% से 2200 हम करते हैं, वो गलत है। आपने स्टॉक अपनी वैल्यू में कितना दिखा रखा है ज़्यादा, तो स्टॉक था तो कम हमारा लेकिन आपने उसको ज़्यादा दिखा रखा है, तो आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है। लिखो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में स्टॉक करके कितना आएगा, यहीं पर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो 20, हमें उसकी रियल वैल्यू 100% चाहिए, और आपने कितनी दिखा रखी है 110 करोगे तो ये वैल्यू आपकी 20,000 आ जाएगी। थी तो उसकी वैल्यू 20 लेकिन आपने कितनी दिखा रखी थी 22, तो 2,000 से डिक्रीज करो। या फिर जो आपको तरीका बताया x मान लो उसकी रियल वैल्यू, आपने उसे ज़्यादा दिखा रखी है तो प्लस कर दो। यहाँ करके दिखाता हूँ, ये रहा रियल वैल्यू x है, प्लस करो 10% ऑफ x
इक्वल टू 22,000, ये आपने दिखा रखी है, ओवर वैल्यूड कर रखी थी। एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स उसकी रियल वैल्यू आ जाएगी, तो वो 20,000 आएगी करोगे तो। यहाँ से पता चलेगा तो 2,000 रुपये आप ज़्यादा दिखा गए थे, वो यहाँ कर दो। असेट डिक्रीज हो रही है ना हमारी, इसलिए यहाँ दिखाया। ये भी समझना है हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं और क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, ध्यान रख लो, कभी गलती नहीं होगी रिवैल्यूएशन में। और रिवैल्यूएशन याद रख लेना, ऐसा अकाउंट है जो हर साल आना ही आना है, चाहे वो एडमिशन वाले चैप्टर में आ जाए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आ जाए, और कभी कभी डेथ ऑफ पार्टनर में भी पूछ लेते हैं रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन तो समझना आना ही आना है। अब चलो 6th पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी दिखा रखी है? 25,000। कंप्यूटर हमारी असेट से, ध्यान रखना। कहता है बुक वैल्यू उसकी कितनी है? 20, तो एप्रीशिएट हो गई, तो एप्रीशिएट है तो प्रॉफिट हुआ फर्म को। यहाँ लिख दो कंप्यूटर। यार भाई एक एक चीज सोच के चल पड़ो, किधर लिखनी है हमने। ये रहा कंप्यूटर आपका, कितने से? 5,000। जितने से बढ़ता है जितने से घटता है, ये भी ध्यान रख लेना, उनकी वैल्यू नहीं दिखानी। जितने से प्रॉफिट हुआ वो दिखा दो, जितने से लॉस हुआ वो दिखा दो। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। देखो 7th पॉइंट लिखा है मशीनरी इज टेकन बाई एक्स। एक्स ने मशीन को टेकन ओवर कर लिया, कितने में? 80,000। लिखा है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 60। बुक वैल्यू कितनी दिखा रखी है? 60। 20 से अप्रीशिएट हुई है, तो प्रॉफिट हुआ तो पहले क्रेडिट साइड लिख दो। कितने से हुई है? ये 20,000। आप यहाँ लिखो 7th पॉइंट ये रहा आपका, और यहाँ लिख दो मशीनरी। जितने अमाउंट से अप्रीशिएट हुआ याद रख लेना, कितना? 20,000। क्लियर हो गया ये रहा। प्रॉफिट हुआ इसलिए इधर आया, लॉस होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, 8th पॉइंट लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाई वाई फॉर ₹30,000। हमारी 1/3 मशीन को तो वाई ले गया 30,000 में, एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट ₹57,600, और बैलेंस जो है 50,600 की हो गई। बुक वैल्यू चेक करो कितनी दे रखी है? 72। अब हमें प्रॉफिट हुआ टोटल मशीन पर, हमें 1/3 से कोई वास्ता नहीं, याद रख लेना। हमने देखना है कि रिवैल्यूएशन में कितना आएगा। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। आपकी 30,000 की मशीन को तो 1 ले गया, और प्लस करो जो आपकी मशीन की वैल्यू है 57,600, 2/3 मशीन की रह गई। भाई ये तो 1/3 मशीन थी, ये 2/3, टोटल मिलाकर 87,600 की मशीन की वैल्यू हो चुकी। जबकि बुक में कितनी दिखा रखी है? 72,000। तो एप्रीशिएट हुई है 15,600 से। भाई बढ़ गई ना, चाहे वो लेके जाए चाहे आपकी रिवैल्यूएशन हो। मशीन आपकी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट साइड आएगी। लिख दो यहाँ पर, ये रहा मशीन, ये रहा। यहाँ लिख दो मशीन थी तो मशीनरी आ गया, ये रहा। कितने अमाउंट बता दिया आपको, नीचे बता दिया 15,600 क्रेडिट। बहुत अच्छा पॉइंट था ये भी। अगला चलते हैं। अगला आ रहा है, देखो जो 9th पॉइंट आ रहा है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यानी कि हमने क्या कर रखे हैं, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया था लास्ट ईयर P&L अकाउंट में डेबिट कर रखे थे, जबकि उनका लिंक बनता है नेक्स्ट ईयर से, तो ये प्रीपेड हो गए। और जब कभी भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो डेबिट आएगा, और प्रीपेड होगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। लिख दो इसका पॉइंट यहाँ पर 9th में, क्रेडिट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस जितना अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है चेक कर लो। यहाँ पर आपको दे रखा है प्रीपेड 5,000 रुपये। क्लियर हो गया। ये हर पॉइंट सोच के चलो। ये वाला पॉइंट भी ज्यादातर पूछता है, कैरीड फॉरवर्ड वाला, हमेशा क्रेडिट आएगा रिवैल्यूएशन की। अगला दे रखा है एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू ₹5,000 पेड बाई एक्स। एक्सपेंस है, लॉस है हमारे लिए एक तरीके से, डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड में लिख दो इसका पॉइंट यहाँ पर, ये रहा 10th पॉइंट है ये आपका। और किसने पेड कर रखा है? एक्स ने, तो एक्स लिख दो। ये लिखा जाए कि फर्म ने पेड कर दिया तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? फर्म का बैंक लिख दोगे। यहाँ आप लिख दो एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है इसने? 5,000 रुपये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट और अच्छा आ रहा है, देखो ये लास्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये भी लिखा है डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹14,000 वर रिटर्न ऑफ एज बेड डेट लास्ट ईयर। हमारे कोई बेड डेट थे 14,000 के, जो लास्ट ईयर हमने बुक में से रिटर्न ऑफ कर दिए। रिटर्न ऑफ का मतलब हमारे पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है उनका। आगे बोलता है नाउ पेड ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट। आज वो हमें पे कर रहे हैं, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बुक में तो रिकॉर्ड है ही नहीं, लेकिन कोई आदमी आपको पे करेगा तो आपके लिए लॉस नहीं, प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट साइड लिखोगे, और क्रेडिट साइड बहुत ध्यान से देख लो, लिखोगे क्या वर्ड वो भी आज आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। यहाँ पर आप बैंक वर्ड लिखोगे और ब्रैकेट में कर देना बेड डेट रिकवर्ड। कहीं गलती से आप जो है यहाँ पर उसका नाम ही लिख दो डेटर का, क्या लिखेंगे? बेड डेट रिकवर्ड। ये लो, ये बेड डेट रिकवर्ड, ये था ये रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? ऐसे लिखना आपने। ये थोड़ा स्पेस कम हो गया, समझ लेना। अब यहाँ
सारी एडजस्टमेंट आज आपको मोस्टली जो जो इंपॉर्टेंट बनती है रीवैल्यूएशन में वो आपको करा दी। भाई शुरू में आपको करा दी जो इंक्रीज टू और इंक्रीज्ड बाई की थी असेट्स की, फिर स्टॉक से रिलेटेड अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, एक एक्सपेंस की एंट्री जो आपको बताई ये जरूर बनती है ज़्यादातर, ये बनेगी। उसके बाद जो अभी अभी आया कि कोई आपके लास्ट ईयर डेटर थे जो रिटर्न ऑफ कर दिए, वो एंट्री भी बनने के चांसेज बनते हैं। तो आज के बाद आपका कभी भी रीवैल्यूएशन गलत नहीं होगा, ध्यान रख लो, कॉन्सेप्ट वैसे याद रख लो। कोई भी और भी फर्दर एडजस्टमेंट आ जाए, जैसे आप ये चेक कर लो फर्म के लिए उससे लॉस हुआ या प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, लेट करो आपके क्रेडिटर जो है इंक्रीज हो गई, तो क्रेडिटर इंक्रीज है तो क्या है, लाइबिलिटी बढ़ गई, फर्म के लिए लॉस हो गया, डेबिट आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर दे दे तो भी डेबिट आ जाएगा। और क्रेडिटर बोल दे कि नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, देने नहीं पड़ेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज है, क्रेडिट आ जाएगा। तो ये था ये। तो आज आपको रीवैल्यूएशन की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी मैंने। नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।